हेलो बच्चों, आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपने मानव जनन चल रहा है, उसमें तीसरा चैप्टर है मानव जनन। उसमें नया टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे मानव जनन में निषेचन और अंतरोपण। बहुत इजी टॉपिक है, अपन कल बिल्कुल इजीली समझ लेंगे। निषेचन और अंतरोपण कैसे ही सवाल आए। निषेचन और अंतरोपण बहुत इजी है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है। निषेचन और अंतरोपण आपको समझाते हैं किस तरह से क्या होता है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं निषेचन कैसे होता है। एक पुरुष है, क्या है, पुरुष है, उस महिला के साथ क्या करता है, संभोग क्या करता है। ये पुरुष है, इसने क्या किया, महिला के साथ संभोग किया, ठीक है। तो पुरुष ने अपने शुक्राणु हैं, जो वीर्य है, उसको मादा के योनि भाग में मुक्त किया। किसमें मुक्त किया, मादा के योनि भाग में मुक्त किया, ठीक है। ये इस तरह से ये मुक्त किया, जो अपना वीर्य है उसको मादा के योनि भाग के अंदर। इसको अपन क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। तो क्वेश्चन बन गया सबसे पहले, वीर्य सेचन किसे कहते हैं। वीर्य सेचन का मतलब होता है पुरुष क्या करता है, अपने शिश्न की सहायता से मादा के योनि भाग के अंदर अपने वीर्य को मुक्त करता है। इसको कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। अब उसके बाद में क्या होते हैं, ये शुक्राणु हैं, वो क्या करते हैं, गति करेंगे। शुक्राणु क्या करेंगे, गति करेंगे। और इधर से ये क्या होंगे, अंडाणु आएंगे, ठीक है। ये शुक्राणु है और इधर से ये अंडाणु मुक्त होंगे। ये अंडाणु मुक्त होंगे, इधर से ये शुक्राणु आएंगे। अब ये शुक्राणु और अंडाणु आएंगे और ये एम्पुला है, क्या है, एम्पुला है। और ये स्तमस है, ये अपने पढ़ रखा है पूरा अंडवाहिनी के अंदर। एम्पुला और स्तमस के संधि स्थल पर, एम्पुला और स्तमस के संधि स्थल पर ये शुक्राणु है, जो नर युग्मक है, वो अंडाणु के साथ संलयित हो जाएगा। शुक्राणु किसके साथ संलयित हो जाएगा, अंडाणु के संधि संलयित हो जाएगा साथ। अब सवाल पूछा, निषेचन होता कहां है। सबसे पहले तो आपको बता, निषेचन होता है मादा में। किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। अब स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में आपको बताना अंडवाहिनी में। कहा होता है, अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी मतलब नाम दे रखा होता है फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में क्या होता है, स्तमस। स्तमस और अंडवाहिनी का संकीर्ण भाग, ये क्या है, अंडवाहिनी का संकीर्ण भाग है। अंडवाहिनी के संकीर्ण भाग, और अपन कहते हैं एम्पुला के संधि स्थल पर। एम्पुला के संधि स्थल पर, ये आपको पॉइंट पकड़ना है। ये मेन क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि निषेचन कहां होता है। तो निषेचन होता है, ये निषेचन होगा स्तमस और एम्पुला के संधि स्थल पर। याद रह जाएगा, स्तमस और एम्पुला के संधि स्थल पर क्या हुआ, निषेचन हुआ। क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन कहां हुआ, स्तमस और एम्पुला के संधि स्थल पर निषेचन हुआ। ये अपने को दो छोटे छोटे सवाल याद रखने हैं। सबसे पहले तो वीर्य सेचन की परिभाषा। पुरुष क्या करता है, अपने शिश्न की सहायता से महिला के योनि भाग के अंदर अपने वीर्य को मुक्त करता है, जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। इसको कहते हैं वीर्य सेचन। अब उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि ये निषेचन का होता है। निषेचन होता आपको बताना है एम्पुला और स्तमस के संधि स्थल पर। अगर आप एम्पुला लिख दोगे तो भी चलेगा। ये ज्यादातर तो क्या एम्पुला मानते हैं, क्या मानते हैं, जो अंडवाहिनी का चौड़ा भाग है, जिसको अपन कहते हैं एम्पुला, उसमें होता है, ठीक है। अपन एक डायग्रामेटिक समझते हैं। ये क्या है, बहुत इजी है। ये अंडवाहिनी है और ये गर्भाशय है। क्या है, ये गर्भाशय है। ये अंडवाहिनी का भाग है, जिसका नाम आपको पता ही है, ये फिम्ब्राई है, ठीक है, इनफंडिबुलम। और ये क्या है, ये एम्पुला। क्या है, ये एम्पुला है। और इधर से ये क्या है, स्तमस है, स्तमस, ये स्तमस है। और यहां ये अंडाशय है, इससे ये अंडाणु मुक्त हुआ, ठीक है। और इधर से क्या हुआ, ये शुक्राणु आए, इधर से ये शुक्राणु आ रहे हैं। ये पुरुष क्या करता है, ये गर्भाशय गिरवा है, ये योनि है, योनि में शुक्राणु मुक्त कर रहा है। योनि में शुक्राणु मुक्त कर दिए, क्या कर दिए,
अब ये गर्भाशय गिरवा योनि है, यहां से शुक्राणु आए, इस तरह से शुक्राणु आ रहे, ये स्तमस में आए, स्तमस एक संकीर्ण पथ है, स्तमस में आए और यहां आते ये क्या है, ये अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है, या इसको कहते हैं ऊटीड, क्या कहते हैं, ऊटीड। अब यहां से ये क्या आ रहा है, यहां ये अंडाणु आया, ये अंडाणु। अब अंडाणु शुक्राणु के साथ क्या होगा, मिल जाएगा। जैसे ही ये अंडाणु शुक्राणु के साथ मिलेगा अपन कहेंगे निषेचन हो गया। तो यहां पे ये क्या है, अब सवाल समस्या आती है जो किसकी बात है, मतलब अपन कहते हैं भाई ये इनका एक्चुअल में ये कंडीशन है, कंडीशन ये है कि पुरुष महिला के साथ क्या करता है, मान लो संभोग करता है। जिस दिन ये अंडाणु मुक्त हो, जिस दिन ये अंडाणु मुक्त हो उस दिन अगर पुरुष महिला के साथ संभोग करेगा तभी निषेचन होगा। ठीक है, महीने में एक अंडाणु मुक्त होता है दोनों अंडाशय से, और वो दिन कौन सा है आपको आतरु चक्र में मैंने बता दिया। आपको ध्यान रखना है कि भाई आपने जैसे आज मान लो किसी महिला के साथ संभोग किया लेकिन उसमें ये अंडाणु मुक्त नहीं हुआ, तो टाहे फिर ये शुक्राणु कुछ नहीं कर पाएंगे, वैक्स चले जाएंगे, है ही नहीं अंडाणु यहाँ। ठीक है, जिस दिन ये अंडाणु यानी कि अंडाणु जिस दिन अंडाणु मुक्त हो उसी दिन सहवास जरूरी है। ठीक है, ये सबसे पहले कंडीशन है। नर युग्मक जिस समय मुक्त हो उसी समय मादा युग्मक का मुक्त होना जरूरी है। जिस समय नर युग्मक मुक्त हो उसी समय मादा युग्मक का मुक्त होना जरूरी है, यानी दोनों एक साथ मुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं नर युग्मक मुक्त हो गया मादा युग्मक मुक्त नहीं हुआ तो निषेचन होगा ही नहीं, ये चीज मेन इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। निषेचन की आवश्यक शर्तें, निषेचन की पहली शर्त यही है कि युग्मक एक साथ मुक्त होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट और समझते हैं किस तरह से क्या होता है निषेचन की। अब डेफिनेशन आपको बता देते हैं, आप लोग कब से इंतजार कर रहे हो सर निषेचन की डेफिनेशन तो बताओ क्या होता है। ठीक है, निषेचन की परिभाषा बताते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप बनता है द्विगुणित युग्मनज। क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज, डिप्लॉइड जाइगोट। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, इसको कहते हैं निषेचन। नर युग्मक मतलब अपन जानते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक मतलब जानते हैं अपन अंडाणु, इन दोनों का संलयन होता है, इसको अपन कहते हैं निषेचन, और इसका रिजल्ट है द्विगुणित युग्मनज यानी भ्रूणीय अवस्था पहले। अब ये शुक्राणु है, ये क्या करता है, अंडाणु के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है, ये अंडाणु के संपर्क में आता है। लेकिन एक्चुअल में अपन अंडाणु अंडाणु कर रहे हैं, ये अंडाणु है ही नहीं। आप लोग कब से कह रहे हो सर ये द्वितीयक अंडकोशिका, आप गलत बता रहे हो, लेकिन मैं अब बता रहा हूं आपको कि ये द्वितीयक अंडकोशिका अवस्था में होती हैं, ये द्वितीयक अंडकोशिका अवस्था में होती हैं। जैसे ये नर युग्मक मादा युग्मक के संपर्क में आता है, ये कौन सी अवस्था में होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। अपन ने कहा द्वितीयक अंडकोशिका अवस्था में ये शुक्राणु जैसे ही अंडाणु को टच करेगा हलचल मच जाएगी, अंदर हलचल मचेगी और एक विभाजन होगा। क्या होगा, और एक विभाजन होगा और एक छोटे आकार की कोशिका बनेगी जिसका नाम होगा पोलर बॉडी, और एक बड़े आकार की कोशिका बनेगी जिसका नाम होगा अंडाणु। ये बनेगा अंडाणु। इतनी देर अपन लिख रहे थे, ये निषेचन के बाद होता है। क्या होता है, ये निषेचन के बाद होता है। ये बन गई ध्रुवकाय। क्या बन गई, ध्रुवकाय, या इसको कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, पोलर बॉडी। और ये बन गई अपने अंडाणु कोशिका। अब ये शुक्राणु वहां से किसके साथ संलयित होंगे, इस अंडाणु के साथ संलयित होंगे और इसको द्विगुणित युग्मनज बनेगा। ये अपने ध्यान रखना है। यानी निषेचन किस क्रिया को प्रेरित करता है, निषेचन प्रेरित करेगा द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन को। जो द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन है उसको प्रेरित करता है।
ये द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन को प्रेरित करता है और ये द्वितीयक अंड कोशिका किसमें बदलती हैं, अंडाणु और ध्रुवकाय में। अब एक चीज आपके मन में बार बार आ रही है कि सर इसमें एक कोशिका तो बड़े आकार की बनी है, एक कोशिका छोटे आकार की बनी है, यानी इसमें कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन हुआ है। कोशिका द्रव्य का कैसा विभाजन हुआ है, अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ है। एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका बनी है। आखिर ये कोशिका द्रव्य का अनइक्वल डिवाइडेशन क्यों हुआ है, इसका कारण यही है, आपको पता ही है कि इसमें क्या है, इसमें भोज्य पदार्थ प्रचुर है और भ्रूण के परिवर्धन के लिए क्या चाहिए, भोजन, जो अंडाणु में होना जरूरी है, इसलिए अनइक्वल डिवाइडेशन होता है। तो निषेचन कौन से विभाजन को प्रेरित करता है, निषेचन करता है द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन को। निषेचन कौन से विभाजन को प्रेरित करता है, द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन को। जैसे ये शुक्राणु इसके संपर्क में आया, ये किस अवस्था में थी, द्वितीयक अंड कोशिका अवस्था में, और द्वितीयक अंड कोशिका अवस्था में थी, फिर वो किस में बदली, अंडाणु में। किस में बदली, अंडाणु में बदली। ये आपने ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पुटअप हो गया, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये क्या ध्यान रखें क्या नहीं ध्यान रखें, एक्चुअल में इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान तो सब चीजें रखनी पड़ेगी और माइंड में क्या है सेट करना पड़ेगा, किस तरह से क्या प्रोसीजर हो रहा है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, अपने इसमें क्या करना, कंसंट्रेट करना है। इस तरह से ये नर युग्मक है जिसमें आपको पता ही है 22X गुणसूत्र हो सकते हैं या 22Y हो सकते हैं। शुक्राणु दो तरह के होते हैं और ये अंडाणु है, इसमें 22X होते हैं, ठीक है। एक ही तरह का अंडाणु बनते हैं महिला में। ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा, 2N, N और N मिलेगा, क्या बनेगा 2N, 46 क्रोमोसोम। 46 का मतलब ये हो सकता है, अपन लिख सकते हैं 44XX हो सकता है, 44XY हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझा देंगे। ये द्विगुणित द्विगुणज है, क्या है, द्विगुणित द्विगुणज है। अब एक आपको डायग्राम समझाते हैं। एक जो स्तनधारी है उसका अंडा कैसा होता है, स्तनधारी का अंडा। स्तनधारी के अंडे की सबसे पहले आपको विशेषता बतानी, ये क्या होता है, अल्प पीत की होता है, सूक्ष्म पीत की होता है, पीतक बहुत कम होता है इसमें। सबसे बाहर तो ये क्या है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें ये इसका केंद्रक है और ये इसका कोशिका द्रव्य है। फिर इसमें क्या होती है, झिल्ली होती है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है जोना पेलिसिडा झिल्ली। कौन सी झिल्ली होती है, ये इस तरह से इसमें झिल्ली है, उस झिल्ली का नाम है जोना पेलिसिडा झिल्ली। ये झिल्ली है जिसका नाम है जोना पेलिसिडा झिल्ली। ये जोना पेलिसिडा झिल्ली हो गई बच्चों, कौन सी हो गई, जोना पेलिसिडा झिल्ली। ये जोना पेल्यूसिडा झिल्ली, हिंदी में लिख देते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, बच्चे बोलने शुरू हो जाते हैं, मुझे यहां तक सुनाई देता है, जोना पेल्यूसिडा झिल्ली। फिर इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ ये पुट्ट कोशिकाओं का स्तर है। किसका स्तर है, ये पुट्ट कोशिकाओं का स्तर है, जिसको कहते हैं आर्य किरीट। क्या कहते हैं, आर्य किरीट। ये झिल्लियों के नाम याद रख रहे हैं, दिए नहीं लेनी है, ध्यान रखना है। यूं नहीं कि सो गए मोबाइल देखते देखते। ये क्या है, बाहर की तरफ है जिसका नाम है, अंदर की तरफ जो झिल्ली है उसका नाम जोना पेलिसिडा, और बाहर की तरफ ये झिल्ली है जिसका नाम है आर्य किरीट। आर्य किरीट, कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है, कोरोना रेडिएटा। तो एक तो हो गई कोरोना रेडिएटा और एक हो गई जिसका नाम हो गया जोना पेलिसिडा। तो दो झिल्लियां हो गई, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा। जोना पेलिसिडा अंदर है और कोरोना रेडिएटा बाहर की तरफ है। अब ये शुक्राणु होता है, ये आता है, और शुक्राणु के शीर्ष पर क्या है, एक्रोसोम है। शुक्राणु के शीर्ष पर क्या है, ये एक्रोसोम है। इससे ये एंजाइम निकलते हैं तेजाब की तरह, और ये क्या करते हैं, इस अंडाणु झिल्ली को गला देते हैं, और ये शुक्राणु भाई साहब इस अंडाणु के अंदर घुस जाते हैं। ये शुक्राणु किस पे घुस गया, अंडाणु में। फिर उसके बाद ये अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक आपस में मिल जाएंगे और बन गया द्विगुणित जाइगोट। क्या बन गया, द्विगुणित जाइगोट। तो इस तरह से आपको बता रहा द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हुआ। कैसे हुआ कि ये शुक्राणु है,
शुक्राणु के शीर्ष पर क्या है? अग्रपिंडक। शुक्राणु के शीर्ष पर क्या है? अग्रपिंडक है। अपन ने पढ़ रखा है इसको। अग्रपिंडक को अपन क्या कहते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम से क्या निकलते हैं? लाइटिक एंजाइम। कैसे एंजाइम निकलते हैं? लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे? ये लाइटिक एंजाइम अंड आवरक झिल्ली को गला देंगे और शुक्राणु अंदर घुस गया। फिर इसका ये शुक्राणु का केंद्रक, ये शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ जुड़ेगा और बन जाएगा द्विगुणित युग्मनज। अब दूसरा कोई झिल्ली, दूसरा कोई शुक्राणु, एक शुक्राणु यहाँ और है, एक शुक्राणु एक और यहाँ है, एक शुक्राणु एक और यहाँ है, अंदर घुस सकते हैं। तो यहाँ एक परिपीतक झिल्ली बनती है। इसके कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है और एक परिपीतक झिल्ली बनती है। ये झिल्ली दूसरे शुक्राणु किसी को अंदर आने नहीं देती है, पेरिविटिलाइन झिल्ली बन जाती है। पेरिविटिलाइन झिल्ली बनते ही कोई दूसरा शुक्राणु अंदर नहीं आ पाएगा। एक झिल्ली बन जाती है पेरिविटिलाइन झिल्ली। ये झिल्ली किसी दूसरे शुक्राणु को अंदर आने से रोक देगी। ये अपने ध्यान रखना है। एक आ गया, बहुत है। अब ये नर युग्मक है, इसका केंद्रक है, और इधर ये अंडाणु का केंद्रक है, मिले द्विगुणित युग्मनज बना। अब सवाल इसने सीधा पुटअप होता है, द्विगुणित युग्मनज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। 23 किसने दिए? मम्मी ने। 23 किसने दिए? पापा ने। बच्चे के अंदर कितना है? 46। कितना है? 46 आए। अब अपन बताते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, उस पे थोड़ा अपन प्रकाश डाल देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा, ये अपन समझ गए, दो स्तर, कॉर्नर ए डेटा बाहर की तरफ है। अब एक्रोसोम से कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो अपने कोर्स में नहीं है, वरना आपको बता देते। हाइड्रोनिडेज एंजाइम है, एक्रोसीन एंजाइम है, ये सारे एंजाइम हैं, लेकिन अपन क्या है कि है नहीं कोर्स में, तो आपको बताएंगे नहीं। इसलिए आप कहोगे सर आप इतना ज्यादा बता दोगे, हमें तो नेट क्लियर करनी है, हमारे तो एनसीईआरटी की लाइन से लाइन बताओ। आप बच्चे ये डिमांड करते हैं, हमें एक्स्ट्रा मत बताओ, लाइन से लाइन बताओ। ठीक है, लाइन से लाइन चल रहे हैं बच्चों, अपन एक भी लाइन आपको मिस नहीं करेंगे बिल्कुल। आप लोग वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। और थोड़ा एक बच्चे दो, एक बच्चा अगर एक बच्चे को जोड़ेगा तो मेरे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, निषेचन और अंतरोपण पढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है लिंग निर्धारण। क्या आता है? इसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है लिंग निर्धारण। अब पुरुष के अंदर क्या होता है? शुक्र जनन की क्रिया होती है। पुरुष के अंदर क्या होता है? वर्षण होता है। पुरुष में जो वर्षण है उसमें शुक्र जनन की क्रिया होगी और क्या बनेंगे? शुक्राणु। क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। पुरुष के वर्षण में शुक्र जनन क्रिया होगी और शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु पुरुष के अंदर क्या होता है? 44XY गुणसूत्र होते हैं। जितने भी लड़के आदमी उनके अंदर 44XY गुणसूत्र होते हैं। इसमें शुक्र जनन क्रिया से दो तरह के शुक्राणु बनते हैं। एक बनता 22X वाला, एक बनता 22Y वाला, दोनों आधे आधे बनते हैं। महिला है, महिला के अंडाशय के अंदर, किसके अंदर? महिला के अंदर अंडाशय के अंदर अंड जनन क्रिया होती है। महिला के अंदर 44XX गुणसूत्र होते हैं और इसमें अंडाशय में यह अंड जनन क्रिया होगी 44XX और एक ही तरह का अंडा बनेगा 22X। ठीक है, अर्धसूत्र विभाजन से युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आदि होगी। इनका नाम क्या होगा? मादा युग्मक। क्या होगा? मादा युग्मक, या इनको क्या कहेंगे? अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। इसका नाम क्या होगा? नर युग्मक। नर युग्मक को अपन क्या कहेंगे? शुक्राणु। क्या कहेंगे? कौन सी क्रिया हुई? शुक्र जनन। और यहाँ कौन सी क्रिया हुई? अंड जनन। कौन सी हुई? अंड जनन। दो तरह के शुक्राणु बने। कितने तरह के? 22X 22Y बढ़ गए। अब क्या होता है? ये 22X वाला, अगर इस 22X के साथ आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है, डायग्राम वीडियो देखने के बाद बनाना है, मेरी गारंटी है 10 में से 1-2 बच्चे हैं जो इसको सही बना पाएंगे। कोई बच्चा यहाँ ये जैसे जनक नहीं लिखेगा, ये युग्मक नहीं लिखेगा, उसके बाद ये अर्धसूत्र युग्मक जनन क्रिया नहीं लिखेगा, और कोई 22 को 22 से मिला ही नहीं पाएगा। आप लोग इसको बिना देखा देख बनाना। और कैसा हमने ये बनाया है 44XX। क्या बना? सुशील, सुंदर। एक आपको बताना है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है घर में। 44XX यानी क्या होगा? लड़की होगी। क्या होगी? जब 22X वाला शुक्राणु 22X वाले अंडाणु को निषेचित करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान
लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। बहुत खुशखबरी की बात है भाई। अब इसके बाद 22x वाला 22x के साथ मिलेगा 44xx, फिर क्या होगी? लड़की होगी। अब 22y वाला इस 22x के साथ मिलेगा 44xy, क्या होगा? लड़का होगा। 22y वाला 22x के साथ मिलेगा 44xy, क्या होगा? लड़का होगा। इस तरह से लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। यह आपको बताना है कि शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलने से होता है। ये युग्मज है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। ये अपने ध्यान रखना है। तो पुरुष में शुक्र जनन क्रिया हुई, शुक्राणु बने। शुक्राणु कितने तरह के बने हैं? 2 तरह के। आधे आधे बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि x वाला ज्यादा बढ़ जाएगा y वाला कम बढ़ जाएगा, दोनों बराबर संख्या में बनते हैं। फिर ये 22y वाला 22x के साथ मिलेगा 22x का 22। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में अपन चर्चा करें तो भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा कि भाई इनका मिलना एक संयोग है। क्या है? कोई भी किसी के साथ मिल सकता है। 5 लड़कियां होगी, छठा लड़का होगा, लड़की होगी, 50% संभावना है। कभी आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, आप ये कह ही नहीं सकते हो कि लड़का होगा लड़की होगी। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। चाहे 10 लड़कियां हो गई तो इस बार तो भगवान 11वां लड़का देगा, कोई भरोसा नहीं है। 50% संभावना। आप लोगों के पास सिक्का सबके पास है, एक बार उछालना, 10 बार उछालना, अगली बार आप भविष्यवाणी करना कि इस बार हेड आएगा। कोई भरोसा नहीं आ सकता, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तब आपको मेरी बात पे यकीन होगा। ठीक है, ये अपने को समझना है। आपको मैं समझाता हूं किस तरह से क्या होता है लड़का लड़की का निर्धारण। आपको थोड़ा और एक डायग्रामेटिक वे से समझते हैं अपन। ये क्या है? ये मादा का योनि भाग है, फिर गर्भाशय गिरवा है, फिर ये गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी है, ये क्या है? अंडवाहिनी है। इस तरह से ये एम्पुला भाग है, इनफंडिबुलम भाग है, फिम्ब्रेई है, ये सब आपको बता रखे हैं मैंने। ठीक है, अब क्या होगा? ये अंडाशय है, इस अंडाशय से ये द्वितीयक अंड कोशिका मुक्त हुई। अब ये पुरुष महिला के साथ क्या कर रहा है? सहवास कर रहा है। इसने क्या किया? शुक्राणु मुक्त किए। करोड़ों की संख्या में शुक्राणु मुक्त करता है। बहुत सारे शुक्राणु धन जा रहे हैं। ये शुक्राणु जा रहा है। कोई शुक्राणु 22xy वाला है, 22x वाला है, कोई शुक्राणु 22y वाला है, कोई 22x वाले हैं, कोई 22y वाले, आधा आधे। महिला में अंडाणु क्या है? एक ही तरह का है, 22x, एक ही तरह का अंडाणु होता है। क्योंकि इसमें अंडाणु सारे किस प्रकार के बनते हैं? एक ही तरह के बनते हैं, 22x। बेचारी औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लड़कियां होती है, लेकिन जिम्मेदार तो ये आदमी है। क्या है? 2 तरह के शुक्राणु छोड़ रहा है महिला के अंदर, और आरोप हमेशा औरत पे लगा दिया जाता है। क्या है? लड़की लड़की पैदा करती है, बेचारी कोई गलती नहीं, एक ही तरह का अंडा दे रही है। पुरुष क्या कर रहा है? महिला के साथ 2 तरह के शुक्राणु दे रहा है। ये शुक्राणु जा रहे हैं धनाधन धनाधन, और शुक्राणु और जा रहा है, वो जा रहा है। कौन सा बताओ? कोई पता नहीं है। कोई 22x वाला है, कोई 22y वाला है। कह सकते हो कौन सा? ये जा रहा है, कौन सा? पता नहीं। ये गया, ये गया, ये गया, और भाई अपन ने कहती ये 22x है, ये 22y वाला है, और भिड़ने वाला है, पता नहीं चल रहा है। यहां जाके क्या है? ये शुक्राणु है, ये अंडाणु के साथ भिड़ गया और बन गया द्विगुणित युग्मज, जाइगोट, और बच्चा रह गया। अब बताओ कौन सा? ये 22x वाला? कुछ पता नहीं। अगर 22x वाला 22y के साथ मिलेगा 44xy, लड़का होगा। और अगर 22x वाला 22x के साथ मिलेगा 44xx, लड़की होगी। ये कोइंसिडेंस है। आज तक कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है कि x को अलग कर दो, y को अलग कर दो। इतने सारे शुक्राणु हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों? ये सब प्रकृति का खेल है। वही संतुलन कर रहा है। क्या कर रहा है? वही संतुलन कर रहा है। इसलिए कभी भी स्त्री को जिम्मेदार नहीं करना चाहिए। जिम्मेदार है पुरुष। इसने 2 तरह। आप लोग बता सकते हो कौन सा क्या है? लेकिन यहाँ निषेचन हो गया कहां पर? एम्पुला और स्तमस के संधि स्थल पर। और इस तरह से अपन ने कह दिया
कि ये बन गया बच्चा। या अब आगे पढ़ेंगे अपन मॉरूला वगैरह, क्या पढ़ेंगे, मॉरूला वगैरह आपको एक्सप्लेन करेंगे। समझ गए बात। तो आप ये अपने निषेचन है उसमें चल रहा है टॉपिक। बच्चों आप वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और आप लोग इसको अच्छी तरह याद कर लें। आप लोग इसका डायग्राम जरूर बनाएं कि इस तरह से क्या होता है। अब अपन अलग अलग अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अवस्थाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, निषेचन होगा, उससे द्विगुणित युग्मज बनेगा। क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मज। द्विगुणित युग्मज है उसका होगा विदलन। क्या होगा, द्विगुणित युग्मज है उसका होगा विदलन। और विदलन से क्या होगा, सबसे पहले दो कोशिका बढ़ेगी। कितनी कोशिका, दो कोशिका। इस दो सेल स्टेज, दो कोशिका अवस्था कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, दो कोशिका अवस्था। इसको कहेंगे दो कोशिका अवस्था। दो कोशिका से क्या बनेगी, चार कोशिका। कितनी कोशिका, चार कोशिका। दो कोशिका से कितनी बनेगी, चार कोशिकाएं। इसको कहेंगे चार कोशिका अवस्था। फिर चार कोशिका से कितनी बनेगी, आठ कोशिका। इस तरह से आठ कोशिकाएं बन जाएगी। आठ कोशिका से बनेगी 16 कोशिका। क्या बनेगी, 16 कोशिका। और 16 कोशिका अवस्था को अपन कहेंगे मॉरूला। क्या कहेंगे, मॉरूला कहेंगे। ठीक है। फिर 16 कोशिका से 32 कोशिका अवस्था बनेगी। 32 कोशिका अवस्था को अपन कहेंगे ब्लास्टुला। क्या कहेंगे, ब्लास्टुला, यानी कोरक। मनुष्य में जो कोरक होता है वो कोरक पुट्टी प्रकार का होता है। मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है, कोरक पुट्टी प्रकार का। मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है, कोरक पुट्टी प्रकार। ये ध्यान रखना। 16 कोशिका अवस्था को क्या कहते हैं, मॉरूला। तो सबसे पहले दो कोशिका अवस्था पड़ी। अब विदलन के फलस्वरूप बनने वाले, विदलन कैसा विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। ये चीज ध्यान रखना। विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। इससे दो कोशिका अवस्था बनी पड़ती है। कोशिका को अपन क्या कहते हैं, कोरक खंड। क्या कहते हैं, कोरक खंड, ब्लास्टोमियर। विदलन के फलस्वरूप क्या होता है, द्विगुणित युग्मज है, उससे दो कोशिका बनती है। दोनों कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, कोरक खंड। कितने कोरक खंड, इसमें दो। इसमें कितने कोरक खंड है, चार कोरक खंड। इसमें कितने कोरक खंड है, 8 कोरक खंड। इसमें कितने कोरक खंड है, 16 कोरक खंड। इसमें कितने कोरक खंड है, 32 कोरक खंड। फिर उसके बाद आपको बताना है गैस्ट्रुला बनेगा। ये इसमें ध्यान रखना है। अब आपने सबसे पहले दो कोशिका अवस्था बताई, फिर चार कोशिका अवस्था बताई, फिर उसके बाद 8 कोशिका अवस्था बताई, फिर 16। ये दो कोशिका अवस्था होती है, इसके चार तरफ झिल्ली होती है, जोना पेलिसिडा। चार कोशिका अवस्था होती है, उसके चार तरफ भी झिल्ली होती है, जोना पेलिसिडा। 8 कोशिका अवस्था होती है, उसके चार तरफ भी झिल्ली होती है, जोना पेलिसिडा। 16 कोशिका अवस्था होती है, उसके चार तरफ भी होती है, जोना पेलिसिडा झिल्ली। 32 कोशिका अवस्था है, ब्लास्टुला है, उसके चार तरफ जोना पेलिसिडा झिल्ली नहीं होती। ये चीज ध्यान रखनी। ये जोना पेलिसिडा झिल्ली है, ये क्या करती हैं, अवांछित स्थान पर इसको रोकती है, यानी ये गलत जगह इसको जुड़ने नहीं देती है, जोना पेलिसिडा झिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा जोना पेलिसिडा झिल्ली। तो इस तरह से ये जोना पेलिसिडा झिल्ली याद रखनी है। तो सबसे पहले दो कोशिका अवस्था बनी, फिर 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, फिर 16 कोशिका, फिर 32 कोशिका, फिर उसके बाद ये कोरक पुट्टी बनी। 32 कोशिका अवस्था कोरक को कोरक पुट्टी। अब अपन क्या करते हैं, 16 कोशिका अवस्था थोड़ा मॉरूला है, और ये 32 कोशिका अवस्था उसका आपको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देते हैं कि इस तरह से क्या होता है। सबसे पहले तो मॉरूला बताते हैं। मॉरूला, जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं तूतक। क्या कहते हैं, तूतक। क्या कहते हैं, तूतक। मॉरूला आप बताओगे ठोस गेंद के समान संरचना है। किसके समान है, ठोस गेंद के समान संरचना है। ठीक है। इसमें 16 कोरक खंड होते हैं। क्या होते हैं, 16 कोरक खंड होते हैं। कितने कोरक खंड होते हैं, 16। इसमें इसके चारों तरफ एक जोना पेलिसिडा झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है, जोना पेलिसिडा। ये इसको अवांछित स्थान पर रोपण को रोकती है, गलत जगह जुड़ने से। अवांछित स्थान पर रोपण रोकती है, गलत जगह जुड़ने से रोकती है। फिर उसके बाद आता है मॉरूला से आएगा ब्लास्टुला। क्या आएगा, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को अपन कहते हैं कोरक। क्या कहते हैं, कोरक। ठीक है। ब्लास्टुला के चारों तरफ ये कोरक खंड का स्तर है। ब्लास्टुला के चारों तरफ ये कोरक खंड का स्तर है। क्या है, ब्लास्टुला के चारों तरफ ये कोरक खंड का स्तर है, जिसको कहते हैं पोष कोरक। क्या कहते हैं, पोष कोरक। यह इसका नाम होता है ट्रोपोब्लास्ट। क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट। इससे भावी भ्रूण की झिल्लियां बनेगी। और इसके अंदर एक कोशिकाओं का एक समूह होता है,
इसमें कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं अंतःकोशिकीय पिंड। अंतःकोशिकीय पिंड से आगे भ्रूण बनेगा, बच्चा बनेगा। तो इसमें एक कोशिकाओं का समूह है जिसका नाम होता है अंतःकोशिकीय पिंड, और इसके चार तरफ एक कोरक खंड का स्तर है जिसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब क्या होगा, ये अंडाशय, ये क्या है, गर्भाशय है। क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय के संपर्क में क्या होगा, गर्भाशय के संपर्क में ट्रोफोब्लास्ट आएगा। मनुष्य में कोरक किस प्रकार का होता है, कोरक पुट्टी प्रकार का। कैसा होता है, कोरक पुट्टी प्रकार का। इसके संपर्क में ट्रोफोब्लास्ट आएगा, और ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकलेंगे, एंजाइम। क्या निकलेंगे, एंजाइम, और इस एंडोमेट्रियम को ये गला देगा, और इसके अंदर ये इस तरह से घुस जाएगा। ये इस तरह से इसमें अंदर घुस गया। जैसे ही इसके अंदर घुसा, इसके चारों तरफ ये वापस एंडोमेट्रियम बन गया। इसको अपन कहते हैं रोपण। क्या कहते हैं, अंतरोपण। तो अंतरोपण का मतलब हो गया ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला किस में धस जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धस जाता है। ब्लास्टुला किस में धस जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धस जाता है। ब्लास्टुला गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धस जाता है। ब्लास्टुला गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धस जाता है। ब्लास्टुला गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में धस जाता है। इसको कहा जाता है अंतरोपण। तो अंतरोपण की परिभाषा याद रखनी, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होगा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर ये धस जाता है, इसको कहते हैं अंतरोपण। ये निशानी है आगे क्या, सगर्भता की, यानी प्रेग्नेंट हो गई औरत। ठीक है, अगर ओपन नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ये है प्रेगनेंसी को आगे सगर्भता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, गर्भाशय मजबूत होना चाहिए, नहीं तो बच्चा नीचे गिर जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी। अब अपन इसको एक डायग्रामेटिक, आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है, उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से क्या होगा। उस डायग्राम को अपन समझते हैं। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो और बना रखा है विग्लन का, और इस ब्लास्टुला का, मोरुला का, गैस्टुला का। उस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। अपन सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं, इसके अलग अलग अवस्था बताते हैं आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, एक डायग्रामेटिक समझना है इसको। सबसे पहले क्या होगा, ये अपने अलग अलग अवस्था समझते हैं। यह है दो कोशी की अवस्था। कितनी कोशी की अवस्था, दो कोशी की अवस्था, दो कोशिकाएं। फिर यहाँ चार कोशी की अवस्था। कितनी कोशी की अवस्था, से अलग डायग्राम बनाते हैं इसे। सबसे पहले ए नंबर डायग्राम है, फिर बी नंबर डायग्राम है, फिर सी नंबर है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर जी है। ऐसे बनाते हैं। ए में कितनी सेल्स बनाएंगे, दो कोशी की अवस्था। बी में कितनी कोशी की अवस्था बनाएंगे, चार। कितनी बनाएंगे, चार। सी में कितनी बनाएंगे, 8। कितनी, 8। ए, बी, सी और डी में कितनी बनाएंगे, ये कितनी है, 2 सेल स्टेज, दो कोशी की अवस्था, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और ये फिर 16 सेल स्टेज। इसका नाम होगा मोरुला, तूतक। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां बना देंगे युग्नज। युग्नज के बाद बना देंगे दो कोशी की अवस्था, फिर 4 कोशी की अवस्था, फिर 8 कोशी की अवस्था, फिर ये 16 कोशी की अवस्था। इसके अंदर ये 2 कोशी की अवस्था बना दी, फिर ये 4 कोशी की अवस्था बना दी, फिर ये 8 कोशी की अवस्था बना दी, फिर ये 16 कोशी की अवस्था बना दी। अब इसके चार तक जोना पेल्शियना झिल्ली है। ठीक है, ये थोड़ा क्या आगे आगे अपन इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, यहां तक ये मोरुला आएगा। फिर ये मोरुला किस में आएगा, ब्लास्टुला में, यहाँ बढ़ जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। क्या बढ़ जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। और फिर उसके बाद ये अंतःकोशिकीय पिंड, इसके अंदर क्या होगा, अंतःकोशिकीय पिंड। ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट से एंजाइम निकलेंगे, और ये इसके अंदर इस तरह से धस जाएगा। और फिर एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं इसके चारों तरफ क्या बनाएगी, एक जाल बना देगी। ये बढ़ गया ए, बी, सी, डी, ई,